Hello, students of class 7th. Today we are going to read the next chapter, word power questions. So this is chapter 4th, word power and building blocks, which we don't have to do because your course is reduced. So cross it. And in chapter 5 we'll also not read chapter 5, but we will read word power and building blocks of chapter 5. Okay, so you don't have to do this question answer. आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं प्रिपेयर करने हैं, आपको ये चैप्टर भी नहीं पढ़ना है और चैप्टर 4 के आपको वर्ड पावर और बिल्डिंग ब्लॉक्स भी नहीं करना है. सो स्टार्टिंग चैप्टर 5 वर्ड पावर क्वेश्चंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो वर्ड पावर 1 इज़ पर्सनिफिकेशन. तो पर्सनिफिकेशन क्या होता है? जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या कुछ नैरेटिव्स लिखे हुए होते हैं, जो आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, ऑथर्स लिखते हैं, उनमें वो पर्सनिफिकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि आर्टिकल और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सके. तो पर्सनिफिकेशन नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? पर्सन मतलब इंसान, पर्सनिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को इंसान की संज्ञा देना. Read this sentence from the text. India will require space at least 1/3 of the size of Delhi for just to accommodate the stinking, polluting garbage mountains. तो इस सेंटेंस में क्या है कि गार्बेज माउंटेन्स को हमें गार्बेज माउंटेन्स के लिए इंडिया को स्पेस चाहिए, जगह चाहिए एटलीस्ट दिल्ली की साइज़ की 1/3 फॉर जस्ट टू अकोमोडेट द स्टिंकिंग पॉल्यूटिंग गार्बेज माउंटेन्स. पॉल्यूटिंग गार्बेज माउंटेन्स के लिए जगह चाहिए. तो एक इंसान के लिए जगह चाहिए होती ताकि वो वहाँ पे बैठ सके. तो यहाँ पे गार्बेज माउंटेन्स को किसकी वर्ब दी गई? गार्बेज माउंटेन्स आर नॉन लिविंग. गार्बेज यानी कि कचरा जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, उसके लिए अगर उसके बैठने के लिए अगर जगह चाहिए इंडिया को, तो उसका बैठना या उसका वहाँ पे खड़ा रहना, जो स्पेस वो एक्वायर कर रहा है, वो यहाँ पे एक पर्सन की वर्ब दी गई है उसको. यू विल फाइंड दैट गार्बेज हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट लाइक अ लिविंग क्रिएचर विच नीड्स टू बी अकोमोडेट. हमें क्या फाइंड हो रहा है कि गार्बेज को एक लिविंग क्रिएचर जैसे बना दिया है ताकि उसको एक जगह पे रखना पड़े. व्हेन वन गिव्स नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज़. जब किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ मीन्स व्हाट, कि जो इंसान करता है ऐसी चीज़ें अगर हम राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें लिख देते हैं किसी नॉन ह्यूमन के लिए, इट इज़ नोन एज पर्सनिफिकेशन. उसको हम पर्सनिफिकेशन बोल सकते हैं. पर्सनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच समथिंग इज़ नॉट ह्यूमन. पर्सनिफिकेशन स्पीच की वो फिगर है जिसमें कोई चीज़ अगर ह्यूमन नहीं है, इट इज़ इंडोर्ड विद ह्यूमन थॉट्स. उसको ऐसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है जैसे उसमें ह्यूमन थॉट्स हैं या एक्शन हैं या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ह्यूमन जैसे हैं या उसके इमोशंस ह्यूमन जैसे हैं. For example, before the cities are swept by garbage waste, it is important to burn waste in a controlled environment. तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि इससे पहले कि सिटी में गार्बेज फैल जाए, ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्वामेंट को हम कंट्रोल करें वेस्ट को बर्न करके. तो वहाँ पे स्वेथ्ड बाय गार्बेज वेस्ट, स्वेथ्ड मतलब उससे भर जाना या गार्बेज फैल जाना. तो वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी हम उसको ह्यूमन की थिंग्स दे रहे हैं, जैसे कि इंसान इधर उधर घूमते रहते हैं या कोई जगह अगर इंसानों से भर जाती है. तो जिस भी नॉन लिविंग थिंग को अगर हम इंसानों की कोई वर्ब दे रहे हैं, उससे कुछ काम करवा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? पर्सनिफिकेशन. और पर्सनिफिकेशन क्यों करते हैं? हमारी स्पीच को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए. अंडरलाइन द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इन विच पर्सनिफिकेशन हैज़ बीन यूज्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो हमें इस सेंटेंस में वो पार्ट को अंडरलाइन करना है जिसमें पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है और फर्स्ट आपके लिए किया हुआ है. द ट्री ब्रांच मोन एज आई स्वंग फ्रॉम इट. तो यहाँ पे मोन यानी कि हिलना, उसमें से हरकत होना. तो ट्री ब्रांच में थोड़ी सी हरकत हुई जब मैं उसमें झूल रहा था. स्वंग यानी कि झूलना. तो हरकत ट्री ब्रांच में हुई, तो ट्री इज़ नॉन लिविंग, वो वहीं पे खड़ा रहता है. ट्री इज़ लिविंग बीइंग बट वो वहीं पे खड़ा रहता है. तो उसमें हरकत होना इंसान की क्वालिटी है. इंसान हिलता है, ट्री तो नहीं हिलता है. तो जैसे ही मैं उसमें झूल रहा था, ट्री मोन कर रहा था. बी, फर्स्ट रेज ऑफ द मॉर्निंग सन टिप टोड थ्रू द विंडो. ये सब आपको करने हैं स्टूडेंट्स, डू विथ पेंसिल इन योर बुक. तो मॉर्निंग सन की पहली कुछ रेज ने विंडो में से झांक कर देखा. तो यहाँ पर टिप टोड झांक कर देखना. सन इज़ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन झांक कर तो इंसान देखता है. तो दिस क्वालिटी टिप टोड ऑफ सन इज़ द पर्सनिफिकेशन है.
C. She did not realize that opportunity was knocking at the door. Opportunity मतलब कि कुछ नई चीज़, नया अवसर. तो नया अवसर हमारे दरवाजे पर खड़ा है, नॉक कर रहा है, वो उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ. तो नॉक करना इंसान की क्वालिटी होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को दे रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? Personification for opportunity. D. The bees played hide and seek with the flowers as they burst from one to another. तो bees flowers में से hide and seek खेल रही थी जैसे ही वो एक दूसरे के साथ बस कर रही थी, एक दूसरे के साथ खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो हाइड एंड सीक खेल रही हैं. तो यहाँ पे बीज लिविंग थिंग्स हैं, तो हम लिविंग थिंग्स को भी अगर ह्यूमन रोल दे देते हैं, हाइड एंड सीक खेलना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीज को पर्सनिफिकेशन दिया है. टाइम मार्चेस टू द बीट ऑफ इट्स ओन ड्रम. समय सबको मात देता है, तो मात देना, मार्च करना क्या हो गया? ह्यूमन क्वालिटी होगी. तो टाइम मार्चेस इज द पर्सनिफिकेशन हेयर. द विंड सैंग थ्रू द मीडो. विंड सैंग थ्रू द मीडो मतलब कि विंड की बहुत ऐसे मधुर आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो गाना गा रही है. तो विंड सैंग, विंड गाना गाना मतलब कि वो ह्यूमन क्वालिटी है. तो विंड सैंग इज़ द पर्सनिफिकेशन हेयर. द सन ग्लेड डाउन एट मी फ्रॉम द स्काई. तो सन बिल्कुल स्काई में से सिर्फ मुझी पे ग्लैड हो रहा था, मुझी को देख रहा था. तो द सन ग्लैड डाउन, सन का ग्लेयर करना इज पर्सनिफिकेशन है. द स्लाइस ऑफ ब्रेड जम्प्ड आउट ऑफ द टोस्टर. ब्रेड की स्लाइस टोस्टर में से जंप करके बाहर आ गई. तो द स्लाइस ऑफ ब्रेड इज नॉन लिविंग थिंग बट इट जम्प्ड आउट, सो जंपिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन. तो स्लाइस ऑफ ब्रेड जम्प्ड आउट इज द पर्सनिफिकेशन है. द फायर रैन वाइल्ड. फायर तेज़ी से बढ़ गई, या तेज़ी से हम बोल सकते हैं दौड़ चली. तो फायर का रैन होना, फायर इज़ नॉन लिविंग थिंग एंड रैन इज़ ह्यूमन क्वालिटी. सो फायर रैन इज़ पर्सनिफिकेशन है. द थंडर क्लैप्ड एट द डिस्टेंस. थंडर मतलब कि क्या बोलते हैं हम? तूफ़ान. तो तूफ़ान बहुत दूर से ही क्लैप कर रहा था. तो यहाँ पे भी पर्सनिफिकेशन किस में है? थंडर क्लैप्ड. So let's try 6 is use each phrase as an inspiration to write a sentence that uses personification. तो हमें इन sentences में इन ऐसे phrases को use करना है जिससे हम उनका personification show कर सके. The first one has been done for you. First one is done in your book, and the next phrases you have to do it in your book with pencil. A hot bowl of soup was inviting me to taste it. Soup का hot जो bowl है वो invite कर रहा है मुझे to taste it. तो bowl का invite करना is human quality which is done to the non-living thing. B. The light showers were gently teasing the plants. Light showers जो थे वो plants को tease कर रहे थे. तो यहाँ पे showers मतलब light rain, हल्की बारिश plants को tease कर रही थी. My bicycle went rolling down the slope. मेरी bicycle slope में से नीचे उतर कर चली गई. The clouds were floating in the sky. Clouds sky में, आकाश में तैर रहे थे, float कर रहे थे. तो float करना is a living thing quality, human quality. The sun was playing hide and seek behind the clouds. Sun hide and seek खेल रहा था clouds के अंदर. तो it is a non-living human thing and given to non-living thing. My umbrella went flying with the breeze. So these all are the examples which you can write here. Let's start. The next topic from building blocks is punctuation. It is a very important figure of speech and we must use it in English. So let's understand this. Let's look at some sentences from the text. Most of the electronic items that are used today cannot be recycled. Encouraging the use of green elements will help in reducing the everlasting amount of e-waste. When the electronic components are refurbished, they shall be sold at a lesser price, helping to reduce e-waste. Did you have trouble reading it? क्या हमें ये सब पढ़ने में ट्रबल हुआ? बिकॉज इनमें पंक्चुएशन मार्क्स तो है ही नहीं. इट लैक्स पंक्चुएशन मार्क्स. वाइल स्पीकिंग वी मॉड्यूलेट आवर वॉइस, टेक पॉजेज, change pitch and tone in order to get our meaning across effectively. Similarly, while writing, we use punctuation marks to indicate emphasis to get our meaning across more efficiently. Read the sentences now. तो इन sentences को पढ़ने में हमें मुश्किल हुई, right? तो punctuation marks इनमें नहीं है, इसीलिए हमें मुश्किल हुई. जब हम बात करते हैं या किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम हमारी वॉइस को उस तरीके से मॉड्यूलेट कर लेते हैं, जहाँ पे स्टॉप्स आते हैं वहाँ पे हम पॉजेस लेते हैं, हमारी पिच और टोन को उसका मीनिंग बताने के लिए मोर इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं. वैसे ही जब हम राइट करते हैं तो हमें पंक्चुएशन मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है ये यूज़ करने के लिए कि किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, कहाँ पर हमें रुकना है और किसका मीनिंग कहाँ तक एफिशिएंट है. तो अब इन सेंटेंसेस को अगर हम फिर से पढ़ेंगे,
Most of the electronic items that are used today cannot be recycled. Encouraging the use of green elements will help in reducing the ever increasing amount of e-waste. When electronic components are refurbished, they can be sold at a lesser price, helping to reduce e-waste. तो इन सेंटेंसेस में अब हमें पता चल रहा है कि जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे हमें एम्फेसिस करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा. जहाँ पे कॉमा है मतलब वो सेंटेंस थोड़ा सा पॉज दे के हमें कंटिन्यू करना है. डिड इट मेक सेंस, राइट? तो अब हमें शायद ये सेंटेंस समझ में आ रहा हो. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर. तो हम ऐसे बहुत सारे कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स सीखेंगे इन बिल्डिंग ब्लॉक्स टुडे, और उसके बाद में हमें उन्हें यूज़ कैसे करना है, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके लिए हम लेट्स ट्राई एक्सरसाइजेस करेंगे. फुल स्टॉप. अ फुल स्टॉप इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस. व्हेन रीडिंग इट मीन्स यू टेक अ लॉन्ग पॉज. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग अवे टुमारो, यू आर माई फ्रेंड. तो एक फुल स्टॉप इंडिकेट करता है कि एक सेंटेंस वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और जहाँ पे भी हम फुल स्टॉप देखेंगे तो हमें थोड़ा लंबा पॉज देना पड़ेगा नेक्स्ट सेंटेंस को रीड करने के लिए. अ फुल स्टॉप इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सम एब्रीविएशन. फुल स्टॉप को हम एब्रीविएशन भी यूज़ करते हैं, मतलब कि कोई वर्ड अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो हमें उसके आगे फुल स्टॉप लगाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, जनवरी को हम जैन और डॉट लगाते हैं, संडे को SUN लिख के हम डॉट लगाते हैं. सो दिस आर द एब्रीविएशंस विच आर यूज्ड फॉर this words. Read it and write it in your copies. Question mark. Second punctuation is question mark. A question mark is used at the end of a sentence to show that a question is being asked. Question mark sentence के end में लगाया जाता है ये show करने के लिए कि इस sentence में हमने question पूछा है. For example, who is at the door? What is the time? Example के लिए हम ये questions पर read कर रहे हैं, accent से हमें पता चल रहा है कि it is the question. Exclamation mark. Exclamation mark shows a strong feeling or emotion. It is used after an exclamation or interjection. For example, you are amazing. Ouch. So this exclamation marks shows कि हमारे feelings क्या हैं, हमारे emotions क्या हैं, और हम इन्हें exclamation या interjection के बाद में भी use कर सकते हैं. Comma. कॉमा इज़ मैनी यूजेस. कॉमा के बहुत सारे यूज़ हैं. एक सेंटेंस में हम कॉमा को बहुत जगह पे यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पस से. इट जनरली इंडिकेट्स अ शॉर्ट पॉज व्हेन रीडिंग. और जनरली जब भी हम कॉमा देखते हैं तो हमें एक शॉर्ट पॉज देना रहता है. दिस हेल्प्स अ सेंटेंस मेक सेंस. और उसके बाद में हम कॉमा से सेंटेंस का सेंस बनाना सीख जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन दो द फूड वॉज डेलिशियस इट डिडंट ईट मच. तो फूड डेलिशियस था, उसके बाद में कॉमा है, सो वी हैव टू गिव अ पॉज. आई डिडंट ईट मच, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा नहीं खाया. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट. हमें आइटम्स को किसी लिस्ट में अगर सेपरेट करना है, एक लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं, तब भी हम कॉमा यूज़ करते हैं. आई बॉट सम मिल्क, बटर, ब्रेड एंड आइसक्रीम. तो यहाँ पे मिल्क, बटर और ब्रेड के बीच में कॉमा मतलब कि एक अलग अलग आइटम्स हैं और हमें इनको अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ करना पड़ रहा है. थर्ड यूसेज इज़ इट इज़ यूज टू यूज़ सेपरेट स्पोकन वर्ड्स. तो सेपरेट स्पोकन वर्ड्स यानी कि जो किसी ने कोई बात कही है उनको उस बात को अलग करने के लिए भी हम कॉमा को यूज़ करते हैं. दिस इज़ माई बॉल सेड द बॉय. तो बॉय ने कहा दिस इज़ माई बॉल, तो उसके वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी हमने कॉमा का यूज़ किया. इट इज़ यूज टू इंसर्ट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है एक सेंटेंस में, तब भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं. माई फादर, अ हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन मैन, रन हिज हाउस like an army camp. तो the main sentence is my father ran his house like an army camp. लेकिन हम extra information भी दे रहे हैं a hard working disciplined man. He is a hard working and disciplined man. तो हमने उसको एक comma से separate कर दिया है. A comma is inserted before the question text in sentences. हम comma को question text के पहले भी insert कर सकते हैं. I really did well, didn't I? तो I really did well is a sentence, और उस sentence में अगर हम question add करना चाहते हैं तो हम उसको comma से indicate करेंगे, comma didn't I. A comma is used to separate independent clauses when they are joined by any of the 7 coordinating conjunctions. comma को हमें independent clauses को भी separate करने में use करना पड़ेगा अगर हम इन coordinating conjunctions से sentences को जोड़ रहे हैं, दो phrases को जोड़ रहे हैं. तो conjunctions कौन कौन से हैं? and, but, for, or, नॉ, सो, येट. अगर हम दो फ्रेजेस को इन कंजक्शन से जोड़ रहे हैं तो हमें उनके पहले भी कॉमा इंसर्ट करना पड़ेगा. आई वॉक टू द पार्टी बट आई वॉज अनेबल टू वॉक बैक होम. मैं पार्टी तक गया लेकिन मैं वापस घर नहीं आ पाया. तो बट कंजक्शन से हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है
और इनको ज्वाइन करने के बाद हम बट कंजक्शन के पहले कॉमा इंसर्ट कर देंगे. कॉलन. अ कॉलन इज यूज टू मार्क ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इंट्रोड्यूस अ लिस्ट सीरीज ऑफ द टॉपिक्स और आइडियाज़. कॉलन हम तब लगाते हैं जब हम सेंटेंस का मेन पार्ट लिख लेते हैं और उसके बाद में हम कॉलन लगा के उस लिस्ट को, उन टॉपिक्स को या आइडियाज़ को डिस्क्राइब कर देते हैं, उनकी सीरीज़ को डिस्क्राइब कर देते हैं. The journey was exactly as I expected, exciting, interesting and too short. तो journey exactly वैसी ही थी जैसा मैंने expect किया था. This is the main part. फिर हमने colon लगा के उन ideas को और describe किया है exciting, interesting and too short. So let's begin with the let's try exercises. Put a tick if the sentence is punctuated correctly and cross if it is punctuated incorrectly. तो हमें एक tick mark करना है. अगर किसी sentence में punctuation mark correctly लगा है तो उस पर right, incorrect है तो उस पर wrong. A. I am going to school said Jason. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ड्स के आगे कॉमा नहीं है, सो इट इज़ रॉन्ग. सच अ वंडरफुल व्यू, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, सो इट इज़ अ राइट पंक्चुएशन मार्क. वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग, इट इज़ अ क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, सो वी पुट इट रॉन्ग. आउच स्क्रीम द एलाइस इन पेन, तो आउच के बाद में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, सो देयरफॉर इट इज़ राइट. कैन यू हेल्प मी, एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो इट इज़ रॉन्ग. माई डॉग च्यूड माई शू, माई डॉग च्यूड माई शू, इट इज़ इन फीलिंग जो कि डिस्कस हो रही है, शॉक वाली फीलिंग है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क सही है. द बुक स्टोर स्पेशलाइजेज इन 3 सब्जेक्ट्स आर्ट, आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक, तो इसमें भी हमें कॉलन के बाद में लिस्ट को मेजर करने के लिए कॉमा भी लगाया हुआ है, सो दिस आर करेक्ट. लेट्स ट्राई 8 एक्सरसाइजेज. यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो. इन बॉक्सेस में हमें पंक्चुएशन मार्क्स को पुट करना है. वेयर हैव यू बिन, इट इज़ अ क्वेश्चन, सो वी हैव पुट इट क्वेश्चन मार्क हियर. आई फील गुड आफ्टर डूइंग सम एक्सरसाइज, तो सेंटेंस इज कंप्लीट, वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप हियर. The weather I was happy to see had improved, तो यहाँ पे extra information given है. The weather had improved is a sentence, लेकिन extra information क्या है, I was happy to see, so we put a comma here. I will help you, she said, तो narrating words के आगे हम लोगों को comma लगाना है. I will help you के आगे comma आएगा. I think someone is coming, run, तो ये exclamation है, हम shockingly बोल रहे हैं कि कोई आ रहा है, we should run, so exclamation mark should be here. He announced the numbers as follows 3, 4, 50 and 100. तो उन्होंने numbers को ऐसे announce किया as follows. This is the main part, so we have to put a colon here. Let's try 9. Rewrite the sentences with appropriate punctuation marks. हमें इन sentences को फिर से rewrite करना है with punctuation marks. इनमें punctuation marks नहीं है, और punctuation marks में आपको ये ध्यान रखना है कि sentence का capital letter, sentence का first letter capital होता है. A. I can't believe you said that. I can't believe you said that. So it is an exclamation. So we have put exclamation mark here. I enjoy watching funny movies. The first letter is capital and we have to put a full stop at the last of the sentence. She prepared a salad with lettuce, cucumber, tomatoes and olives. तो उन्होंने सैलेड बनाया और उसके बाद में एक लिस्ट है, तो हमें उनके बीच में कॉमास पुट करने हैं. शी प्रिपेयर्ड अ सैलेड विद लेट्यूस, cucumber, tomatoes and olives and full stop. You may be required to bring many things, sleeping bags, pans, utensils and warm clothing. तो यहाँ पे भी आपको लिस्ट है विद इन मेन सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे कलन लगाना है. You have to put commas between the list and you have to put a full stop at the end of the sentence. John doesn't like apples but he does like oranges. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बट कंजक्शन है, उसके पहले हमें कॉमा पुट करना है एंड फुल स्टॉप एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. He was surrounded by people yet he felt alone. वो लोगों के साथ में surrounded था लेकिन फिर भी उसे अकेला फील हो रहा था. Yet से the sentence are connected and we have to put a comma before that and full stop at the end of the sentence. We can ask my mother said Rita. These are narrating words, so we have to put comma here and in inverted commas and full stop at the end of the sentence. Wow, do you like cake that much? So wow exclamation mark, then do you really like cake that much? तो exclamation mark के बाद भी आपको first letter capital लिखना है and this is a question, तो हम लोगों ने question mark put किया है. Writer's workshop begins with narrative writing. We'll read that in the next video and put this exclamation mark exercises, write this in your book with pencil. Keep studying.